दोस्तों प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन का इंग्लिश में क्या यूज होता है और इसे हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा इसी चीज के बारे में है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्रेपोजिशंस वैसे दिखने में तो बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, बट अगर इनका इंग्लिश में रॉन्ग यूज हो जाए तो दोस्तों मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। सो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रवि और स्वागत है आप सभी का रवि सर की इंग्लिश क्लास में। सो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेपोजिशन। जी आज हम प्रेपोजिशंस की बात करने वाले हैं। देखिए प्रेपोजिशन होती क्या है, प्रेपोजिशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक शब्द। जी हाँ दोस्तों, यह संबंध सूचक शब्द होता है और इसको यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप नाउन और प्रोनाउन को लिंक करेंगे मतलब जोड़ेंगे तो आप उसमें प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीखते हैं इसका यूज करना कि किस प्रेपोजिशन का क्या मीनिंग होता है। प्रेपोजिशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर वन प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, नंबर टू प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, नंबर थ्री प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड नंबर फोर प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। जी दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेपोजिशंस का यूज। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो आज मैं बेसिकली आपको पढ़ाने क्या वाला हूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रेपोजिशंस की एक कैटेगरी। जी हां दोस्तों, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की बात होने वाली है आज। तो आज मैं आपको जितनी भी प्रेपोजिशंस पढ़ाऊंगा वो सारी की सारी प्रेपोजिशंस आप प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस मतलब प्लेस में यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी जगह पर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशंस को एक एक करके समझना। तो जैसे कि आप मेरे बोर्ड पर देख रहे हो, आज की हमारी क्लास है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको प्रेपोजिशंस की एक कैटेगरी पढ़ा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। जी हाँ दोस्तों, नाउन या प्रोनाउन आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको कि प्रेपोजिशंस का यूज जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को लिंक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, आइए इसको स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली प्रेपोजिशन है हमारी एट। जी हाँ दोस्तों, एट, इसको प्लेस के लिए यूज किया जाता है, लेकिन किस तरह का प्लेस तो मैं आपको बता देता हूं। कोई भी पर्टिकुलर प्लेस जो होता है मतलब पॉइंट, देखिए एक तो होता है बड़ा शहर और एक होता है कोई भी पर्टिकुलर प्लेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली एक सिटी है, बहुत ही बड़ा शहर है, लेकिन अगर मैं किसी दिल्ली के छोटे से प्लेस की बात करूं तो उसे हम पर्टिकुलर प्लेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई लिव एट बाबरपुर। जी हाँ दोस्तों, आई लिव एट बाबरपुर, मैं बाबरपुर में रहता हूं। तो बाबरपुर जो है एक पर्टिकुलर प्लेस है, मतलब कि एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट है बाबरपुर, इसलिए हमने उसके आगे लगा दिया एट। ठीक है दोस्तों, इसके बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आई एम एट होम। जी हाँ दोस्तों, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। तो होम हमारा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसको बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं। आगे हमारा अगला प्रेपोजिशन वर्ड है इन। जी हाँ दोस्तों, इन, इन किस लिए यूज किया जाता है, एनक्लोज्ड स्पेस और बिग सिटीज। एनक्लोज्ड स्पेस क्या होता है, ऐसा स्पेस जो कि बंद है चारों तरफ से, और दूसरा बिग सिटीज, कंट्रीज मतलब बड़े शहरों और कंट्रीज के अंदर के लिए, मतलब इनका मीनिंग होता है के अंदर। तो एनक्लोज स्पेस मतलब ऐसा स्पेस जो चारों तरफ से बंद है उसके अंदर के लिए, और बड़े शहरों और देश कंट्रीज के लिए हम इनका यूज करते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई लिव इन दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूं। तो ये दोनों ही मतलब बड़े शहर है और एक हमारा कंट्री है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं इनका। अगर मैं बात करूं एनक्लोज स्पेस की तो हम अक्सर बोलते हैं मैं कमरे में हूं, आई एम इन माई रूम। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने कमरे में हूं, आई एम इन माई रूम। तो इनका यूज जो है एनक्लोज स्पेस के लिए भी किया जाता है। इसके और एग्जाम्पल हम स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक बॉक्स की, जी हाँ बॉक्स जो कि चारों तरफ से बंद होता है, अगर एक बॉक्स के अंदर कोई डॉल है, ठीक है दोस्तों, तो हम इसको इंग्लिश में बताएंगे अ डॉल इज इन द बॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अ डॉल इज इन द बॉक्स। इसको यूज करना बहुत ही आसान है अगर आपको इसका एक्चुअल मीनिंग पता हो। अगली प्रेपोजिशन हमारी है ऑन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है सरफेस। सरफेस क्या होता है, सरफेस ये होता है किसी भी चीज का ऊपरी हिस्सा हमारा सरफेस कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल की बात करूं तो टेबल का ऊपरी हिस्सा सरफेस है। अगर मैं चेयर की बात करूं, चेयर का ऊपरी हिस्सा जिस पर हम बैठते हैं वो सरफेस है। अगर मैं बेड की बात करूं तो उसका ऊपरी हिस्सा वो भी एक सरफेस है। अगर हम छत की बात करें, रूफ की, तो वो भी एक सरफेस है। जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है तो उसको बताने के लिए हम उससे पहले ऑन लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल। जी हाँ दोस्तों, द बुक इज ऑन द टेबल। माय फोन इज ऑन द बेड। जी हाँ दोस्तों, मेरा फोन बेड के ऊपर है। ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर है। तो ये होता है सरफेस। ठीक है दोस्तों, तो ऑन आप सरफेस के लिए यूज कर सकते हो। अगली हमारी प्रेपोजिशन है बिहाइंड, बैक साइड, पीछे की तरफ। मतलब जब भी कोई चीज स्थिर होती है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहां पर एक व्हाइट बोर्ड है। अगर मुझे इंग्लिश में बताना हो कि मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड है तो मैं सिंपली कह सकता हूं देयर इज अ व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी। यहां पर यही एग्जांपल लिखा हुआ है, देयर इज अ व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी। जैसे आपने देखा होगा हम बहुत सारे सेंटेंस कुछ इस तरह के बोलते हैं कि मेरे घर के पीछे एक पार्क है। तो कैसे बताएंगे, देयर इज अ पार्क बिहाइंड माय हाउस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्योंकि बिहाइंड का यूज होता है पीछे के लिए और इसको हम स्थिर मतलब स्टैंड स्टिल पोजीशन के लिए यूज करते हैं जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। अगली हमारी प्रेपोजिशन है अंडर, शेड। जी हाँ दोस्तों, अंडर का मीनिंग होता है नीचे। ठीक है दोस्तों, और ये इंग्लिश में बहुत यूज होने वाली प्रेपोजिशन है। इसको शेड के लिए यूज करते हैं। शेड क्या होता है, ये हमारा शेड है किसी चीज के नीचे का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, टेबल, टेबल के नीचे अगर आप देखोगे तो उसका शेड मिल जाएगा। अगर आप छत के नीचे होते हो तो छत का शेड मिल जाता है, हमें रूफ का शेड मिल जाता है। ठीक है, अगर बेड के नीचे की बात करेंगे तो बेड का शेड मिल जाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज का शेड जो होता है, ठीक है, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में छज्जा भी बोलते हैं, तो उस शेड के लिए हम अंडर यूज कर सकते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, योर शूज आर अंडर द बेड। जी हाँ दोस्तों, आपके जूते बेड के नीचे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे पास एक डॉगी है, वो एक चेयर के नीचे बैठा हुआ है, तो मैं सिंपली बता सकता हूं माय डॉगी इज सिटिंग अंडर द चेयर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूं तो मैं पेड़ के शेड के नीचे हूं, तो मैं सिंपली बता सकता हूं आई एम स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो दोस्तों यूज करना बहुत ही आसान है, बस आपको इसका करेक्ट यूज पता होना चाहिए। अगली हमारी प्रेपोजिशन है अबव, हायर प्लेस। जी हाँ दोस्तों, हायर प्लेस। जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, अगर इसके ऊपर एक एलईडी लाइट हो तो उसको इंग्लिश में बताने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा एलईडी लाइट इज अबव द व्हाइट बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, एलईडी लाइट इज अबव द व्हाइट बोर्ड, क्योंकि अबव हम यूज करते हैं हायर। जी हाँ, ऊंचाई के लिए, ऊपर के लिए। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी नदियों में पानी ज्यादा हो जाता है, रिवर्स का जो वाटर लेवल होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, तो हम उसको इंग्लिश में कुछ इसी तरह बताते हैं, द वाटर लेवल इज अबव द डेंजर लाइन। ठीक है दोस्तों, द वाटर लेवल इज अबव द डेंजर लाइन, मतलब ऊपर जा रहा है, हायर पोजीशन पे जा रहा है। अगली हमारी प्रेपोजिशन है बिलो। जी हाँ दोस्तों, अबव का अपोजिट होता है बिलो, मतलब लोअर प्लेस। जी हाँ दोस्तों, लोअर प्लेस, नीचे की तरफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे भाई प्लांट होता है, प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर तक होती है। अगर इसको इंग्लिश में बताना हो तो हम सिंपली बोलते हैं रूट इज बिलो द सॉइल। जी हाँ दोस्तों, रूट इज बिलो द सॉइल, रूट इज बिलो द अर्थ, रूट इज बिलो द लैंड, मतलब जमीन के नीचे है। तो दोस्तों जब भी नीचे की बात आएगी तो अबव के अपोजिट की जगह पर आप यूज कर सकते हो बिलो, और ये यूज करना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अबव हमारा होता है ऊपर की तरफ और बिलो हमारा होता है नीचे की तरफ। अगले हमारी प्रेपोजिशन है बिसाइड। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बिसाइड की बात करूं, हमारे दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड्स जो कि हम एडजॉइनिंग में यूज करते हैं, एज ए कनेक्टर यूज करते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की, तो यहां पर बिसाइड का मतलब होता है बराबर में। जी हाँ दोस्तों, बराबर में, और आप इसको बगल में भी कह सकते हो। जैसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमने ऐसे बोले होते हैं कि भाई मेरे घर के बराबर में एक टेंपल है, मेरे घर के बराबर में एक मेडिकल स्टोर है, मेरे स्कूल के बराबर में एक ग्रोसरी शॉप है। ग्रोसरी शॉप बोलते हैं परचून की दुकान को। तो दोस्तों बराबर की जब भी बात आती है, नेक्स्ट टू, बगल में, तो
नेक्स्ट टू भी आप यूज कर सकते हो इंग्लिश में, और इसकी जगह पर आप बाय भी यूज कर सकते हो। आज की मॉडर्न इंग्लिश में बाय का यूज बहुत होता है बराबर में के लिए। आप बिसाइड की जगह पर बाय भी लगा सकते हो। अगर आपको बोलना है कि मेरा फ्रेंड मेरे बराबर में बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हो माय फ्रेंड इज सिटिंग बाय मी। माय फ्रेंड इज सिटिंग बाय मी। जी हाँ दोस्तों, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आप बिसाइड्स भी लगा सकते हो, आप नेक्स्ट टू भी लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे घर के बराबर में एक मेडिकल स्टोर है। सो देयर इज अ केमिस्ट शॉप बिसाइड माय हाउस। देयर इज अ मेडिकल स्टोर नेक्स्ट टू माय हाउस। आप नेक्स्ट टू भी यूज कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट टू भी आज की मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए समझते हैं हमारी अगली प्रेपोजिशन नियर। नियर मतलब क्लोज, पास में। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई हमारे नजदीक आता है तो हम नियर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे घर के पास में एक पार्क है। देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस। अब यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देयर इज अ बुक स्टोर नियर द पार्क। जी हाँ दोस्तों, देयर इज अ बुक स्टोर नियर द पार्क मतलब पार्क के पास एक बुक स्टोर है। ठीक है दोस्तों, नियर बाय भी यूज कर सकते हो और आप नियर भी यूज कर सकते हो, इसमें गलत कुछ भी नहीं होगा। अगली हमारी प्रेपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ, बिफोर अ थिंग। जी हाँ दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ का यूज क्या होता है? देखिए, अगर मैं इसके एक्चुअल यूज की बात करूं तो जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग होता है हमारा सामने। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसी चीज के सामने खड़े हो जो कि नॉन लिविंग है, मतलब जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु भी बोलते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग के सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार एक सेंटेंस बोला होगा कि मैं आपके घर के सामने खड़ा हूं, तो इसके लिए आप इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसको हम यूज करते हैं आमने सामने के लिए और नॉन लिविंग थिंग के लिए, और जो कि घर है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके घर के सामने खड़ा हुआ हूं। ठीक है दोस्तों, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पार्क, मैं पार्क के सामने खड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और आज की इनफॉर्मल इंग्लिश में हम किसी भी चीज के सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी 10 ऐसी प्रेपोजिशंस जो कि प्लेस के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में। तो दोस्तों मैंने क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि आप किस तरह से इन प्रेपोजिशंस को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो भी प्लेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आज मैंने आपको पढ़ाया है प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, फ्रेंड्स में शेयर करना। एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों साथ वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों मेरी वीडियोस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी क्लास प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस की। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, नाइस मीटिंग यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।